हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 147। इससे पहले इस कहानी के 146 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आप सबने पढ़ा था। गीतांजलि को वो वक्त एकदम से याद आ जाता है जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती था। तभी गीतांजलि का फ़ोन रिंग करने लगता है। उसने भी अपने आंसुओं को पोंछा और फिर अपने फ़ोन को रिसीव किया तो सामने से शोभित भी बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ सा बोलता है कि आंटी, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर तो गीतांजलि की आंखें हैरानी से फैल गई थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार टपकने लगे थे। इतना आप सभी देख चुके थे तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। शोभित बोलता है कि सच कह रहा हूँ मैं आंटी, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। मैं उन्हें अभी के अभी सिटी हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। आंटी प्लीज़, मैं जानता हूँ कि आप पापा से बहुत ज़्यादा प्यार तो नहीं करती हो, लेकिन प्लीज़ एक आखिरी बार मेरे पापा से मिल लीजिए आकर ना, प्लीज़ प्लीज़। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आपका कोई भी सगा संबंधी है तो फिर उन्हें बुला लीजिए। पापा आप ज़्यादा वक्त तक हमारे साथ नहीं रह पाएंगे, उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं। और आप तो जानती हैं ना, पापा आपसे बेहद ही प्यार करते हैं। आप प्लीज़ एक बार आ जाइए ना, पापा की आत्मा को शांति मिल जाएगी और वो थोड़ा सा तो खुश हो जाएंगे ना जाते जाते। गीतांजलि की आंखें से आंसू अब और भी ज़्यादा तेज तेज टपकने लगे थे। उसने जैसे तैसे भरे हुए गले से कहा कि मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर उसने भी जल्दी से फ़ोन को कट कर दिया और फिर भागते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। तो वहीं शोभित प्रताप ब्रदर्स के साथ हॉस्पिटल के एक कमरे में बैठा हुआ था। नील, जो कि एक सफ़ेद सी चादर लेकर बेड पर बैठा हुआ था और आराम से अंगूर खा रहा था। नील ने भी अंगूर खाते हुए कहा कि एक बार फिर से सोच लो यार, मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है। मुझे ही अजीत सचदेवा क्यों बनाना है तुम लोगों के यार? क्या कोई और नहीं है क्या? कोई और बन जाओ ना प्लीज़। अब यार सोचो नहीं प्लीज़। आंटी आएंगी तो फिर सीधा हाथ पकड़ेंगी या फिर सीने पर सर रखकर ही रोएंगी। अच्छा नहीं लगता है ना यार, प्लीज़, माँ के बराबर है वो मेरी। शोभित बोलता है कि तभी तो आपको बैठाया है भैया, क्योंकि आप गीतांजलि आंटी के बेटे तो कहीं से भी नहीं लगते हो, उनके देवर ज़रूर लगते हो, इसीलिए ही तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन हो हमारे लिए। नील बोलता है कि यार और भाई, गलती से अगर गीतांजलि आंटी के देवर को पता चल गया ना तो फिर मैं तो बहुत ही ज़्यादा पिटूंगा, बहुत ही ज़्यादा। साथ में तुम सब भी पिटोगे। तो वहीं रुद्र भी सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके होठों के कोने भी मुड़ गए थे। उसने एक नज़र नील की तरफ देखा और फिर बोलता है कि लेकिन तुझसे अच्छी एक्टिंग कोई और कर भी तो नहीं सकता है मेरे भाई। तू ना सबसे बेस्ट है इस ऑप्शन के लिए। अगर गलती से भी हमने शुभ को लिटा दिया ना और फिर आंटी ने आकर इसके सीने पर जरा सा भी अपना सर रख लिया तो फिर शुभ को तो एकदम से हंसी आ जाएगी और फिर सारा भांडा फूट जाएगा। और निहाल, वो तो बेचारा इतना सच्चा है कि वो तो बोल भी देगा कि आंटी मैं तो निहाल हूँ, निहाल, अजीत अंकल को कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर बचा शोभित। शोभित को तो हम लिटा भी नहीं सकते हैं, नहीं तो आंटी को कौन संभालेगा? इसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आंटी के सामने। और फिर रही मेरी बात, तो मैं तो बिल्कुल भी लेटने वाला नहीं हूँ। मेरा तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि प्लान मेरा है। नील ने भी पास रखा हुआ एक सेब उठाया और फिर रुद्र की ओर फेंक दिया। रुद्र ने भी बहुत ही प्यार से उसे कैच कर लिया और बोलता है कि यार कोटेशन देनी है, तुम तीनों तो कुछ काम करते नहीं हो, अब मुझे ही सारे काम करने पड़ते हैं, क्या मुझे भी काम नहीं करने दोगे? इतना कहकर रुद्र की उंगलियां फिर से लैपटॉप पर चलने लगी थी। शोभित बोलता है कि यार आंटी अभी तक आई क्यों नहीं? वो यहाँ पर आ तो जाएंगी ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना बाद में? निहाल, जो कि अभी नव्या से चैट कर रहा था, वो भी एकदम से बोल पड़ता है कि यार कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये बात तो बताओ कि किसी ने अजीत अंकल को कॉल किया है या फिर नहीं? शुभ बोलता है कि अजीत अंकल को कॉल मैं करता हूँ, शोभित करेगा तो बाद में शोभित की बहुत ज़्यादा पिटाई होगी, इसीलिए मैं ही कर देता हूँ। मैं करूँगा तो बाद में मेरी भी बहुत ज़्यादा पिटाई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इसको एक नई मम्मा मिल जाए और अजीत अंकल का उनका प्यार मिल जाए, बस मेरे लिए तो इतना ही पुण्य बहुत ही ज़्यादा है। इतना कहकर उसने भी शोभित की तरफ घूर कर देखा तो शोभित ने भी हल्के से मुस्कुरा कर कहा कि यार सच में मेरी ज़िंदगी में दो इंसान मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एक शिखा जो कि मेरी जान है और दूसरा। शुभ ने भी मुस्कुराकर शोभित की तरफ देखा तो शोभित ने कहा कि दूसरा मेरे पापा, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ डेडिकेट कर दिया। और ये सुनते ही शुभ का भी एकदम से मूड खराब हो गया और शुभ ने भी ग्लूकोज की बोतल उठाई और फिर शोभित के और जोर से फेंक दी और बोला कि साले, तुझे शर्म नहीं आती है? तेरे लिए मैं इतना कर रहा हूँ और तुझे मैं प्यार
रही नहीं हूँ। शोभित ने भी उसे आराम से कैच कर लिया और फिर जोर से हंसने लगा। तो शोभ बोलता है कि मुझे लगा कि कुत्ते तू मेरा नाम लेगा, लेकिन तूने तो मेरा नाम ही नहीं लिया। कोई बात नहीं, वक्त आने दे, मैं भी ना तेरी इसी मीठी सी बेइज्जती का ऐसा बदला लूंगा ना, तो तुझे भी समझ में आ जाएगा। ये सुनकर तो सब जोर जोर से हंसने लगे थे। तभी नील बोलता है कि और भाई कितनी देर बैठना है यार यहाँ पर, और कुछ खाने के लिए भी दे दो ना, बहुत तेज भूख लगी है, अंगूर तो खत्म हो गए हैं। रुद्र ने भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ सेब वापस से नील की ओर फेंकते हुए कहा कि ले, ये ले, इसे खा ले, तू अच्छे से खा लेना ताकि तुझे बाद में भूख ना लगे, क्योंकि अपनी भाभी को तुम्हारे ड्रामे का पता चल गया ना, तो फिर हो सकता है कि तुम अकेले ही पिटो, और फिर इसीलिए अभी से ही खा पी ले तू आराम से, जितना तुझे खाना पीना है। क्या पता तुझे दर्द कम हो, क्या पता बाद में भाभी तुझे खाना पीना दे, है ना भाइयों। नील ने भी अपना सेब खाने लगा और फिर वहीं शुभ ने भी फोन उठाया और बोला कि अब मैं अजीत अंकल से बात कर रहा हूँ, ओके, तो प्लीज थोड़ी सी शांति ही बनाए रखना तुम सब। शुभ ने भी अजीत अंकल को फोन मिला दिया था और अजीत ने भी फोन रिसीव किया। तो शुभ बोलता है कि अंकल आंटी हॉस्पिटल में एडमिट है, प्लीज आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। आपको पता है कि कौन से हॉस्पिटल में है। अजीत बोलता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, फिर से कोई शरारत की ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। शुभ ने कहा कि अरे आपको लगता है क्या कि हम हॉस्पिटल के लिए भी मजाक करेंगे। वे गिंडे जो आपको मिले थे ना, सुना है कि उन्होंने आश्रम में जाकर बहुत ही ज्यादा तोड़ फोड़ मचाई है, और इसी तोड़ फोड़ में आंटी के सिर में बहुत बड़ा सा डंडा लग गया है। अब आंटी हॉस्पिटल में है। मैं तो आंटी को 2 हॉस्पिटल में देख कर आया हूँ, मुझे कहीं पर भी वो दिखाई ही नहीं दे रही। अब बस सिटी हॉस्पिटल बचा है, वहाँ पर जाकर उन्हें देख लेता हूँ। शोभित भी मेरे साथ में ही है, बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हम दोनों ही आंटी को बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर ढूंढ रहे हैं, हमें लगा कि शायद आपको पता होगा। ये सुनकर तो अजीत के दिल की धड़कनें भी अब एकदम से बढ़ गई थी। वो भी थोड़ा सा परेशानी से बोलता है कि तुम सच कह रहे हो, सच में आश्रम में हमला हुआ है क्या। शुभ बोलता है कि और नहीं तो क्या अंकल, मैं मजाक करूंगा क्या आपसे, इन बातों को भी कोई मजाक में लेता है क्या। खैर छोड़िए, मैं देखता हूँ, शायद आंटी सिटी हॉस्पिटल में ही मिलेंगी, क्योंकि 2 हॉस्पिटल में मैंने पहले से ही चेक कर लिया है। इतना कहकर उसने फोन को कट कर दिया। तो वहीं अजीत जो कि अभी अभी घर पर पहुंचा था, उसके दिल की धड़कनें तो फिर से एकदम से बढ़ गई थी, और अब गीतांजलि के लिए उसे बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी। वो खुद से ही बोलता है कि पता नहीं खुद को क्या समझती है ये लड़की, कभी भी किसी की भी बात नहीं मानती है। हे भगवान, कुछ होना क्या हो इसे, अब तो सच में दिल बहुत ही ज्यादा घबरा रहा है। इतना कहकर अजीत भी घर से बाहर निकल गया। तो वहीं हॉस्पिटल में पांचों ही गीतांजलि का इंतजार कर रहे थे। शोभित ने भी कॉरिडोर में जाकर देखा तो अभी गीतांजलि रोते हुए सीधा कॉरिडोर से होते हुए शोभित की ओर ही आ रही थी। शोभित जल्दी से कमरे के अंदर घुस गया और बोला कि आ गई आंटी यार, आ गई, मतलब मेरी होने वाली मम्मी आ गई हैं, जल्दी से सब लोग तैयार हो जाओ, जल्दी से सब पीछे छुप जाओ जाकर। शुभ, निहाल और शोभित तीनों ही जाकर पीछे छुप गए थे, लेकिन रुद्र वैसे के वैसे ही बैठा रहा अपना लैपटॉप लिए। शोभित ने भी रुद्र की तरफ देखा और कहा कि अरे भैया उठो ना, आप उठ क्यों नहीं रहे हो, जल्दी से चलो, छुपना है हमें। रुद्र बोलता है कि हाँ, बस एक आखिरी लाइन लिख लूँ बस। इतना कहकर उसने भी लैपटॉप पर जल्दी से अपनी उंगली चलाई। तो वहीं शोभित ने भी पलट कर नील की तरफ देखा तो नील अभी भी बैठा हुआ आराम से सेब खा रहा था और मुंह चला रहा था। शोभित बोलता है कि यार भाई ये क्या कर रहे हो आप ना प्लीज जल्दी से लेटो, नहीं तो सब भांडा फूट जाएगा। नील ने भी सेब को खत्म किया और फिर उसे वहीं फर्श पर ही फेंक दिया और जल्दी से चादर ओढ़कर लेट गया। तो वहीं शोभित ने भी रुद्र की बाजू पकड़कर उसे जल्दी से बाथरूम की ओर ढकेलते हुए कहा कि आप जाकर अपना काम करो बाथरूम में, ओके प्लीज भाई आप ना मुझे मरवाओ मत। रुद्र तो अपना लैपटॉप लेकर सीधा बाथरूम के अंदर घुस गया था। उसने भी स्लैब पर अपना लैपटॉप रखा और फिर से काम करने लगा। फिर खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार अजीत अंकल और आंटी के चक्कर में ये काम भी ना बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया है, मुझे इसे बहुत ही जल्द से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा। मेरे दोनों ही भाइयों को तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं है, पता नहीं भगवान ने इतने आसी भाई मुझे ही क्यों दिए हैं भला। तो वहीं गीतांजलि भी अब रोते हुए कमरे में आ गई थी। उसने बेड पर नील को सफ़ेद रंग की चादर से लिपटे हुए देखा तो उसकी आंखें एकदम से हैरानी से फैल गई थी। तो उसने भी समझ लिया कि वो अजीत ही है। गीतांजलि के हाथ से मोबाइल अब एकदम से छूट गया था और आंखें जो कि एकदम से झरना बन गई थी और दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। उसके कदम भी धीरे धीरे अजीत की ओर बढ़ नहीं रहे थे।
बल्कि वहीं पर रुक गए थे। तो वहीं शोभित ने भी गीतांजलि को देखा और रोते हुआ उनके पास गया और फिर सुबकते हुए बोलता है कि नहीं रहे पापा, आपने मेरे पापा का प्यार कभी भी नहीं स्वीकार किया, आपने मेरे पापा को प्यार नहीं किया, मेरे पापा पूरी ज़िंदगी आपका इंतज़ार करते रहे, लेकिन आपने कभी भी मेरे पापा को प्यार नहीं किया। देखा, मेरे पापा चले गए न और मैं अकेला रह गया, अब कोई भी नहीं है मेरा, कोई भी नहीं। ये कहते हुए शोभित अब और भी ज़्यादा तेज़ रोने लगा। तो वहीं गीतांजलि भी धीरे-धीरे नील के पास आ रही थी और तभी नील का फ़ोन एकदम से रिंग करने लगा। नील की तो सिट्टी-पिट्टी अब एकदम से गुल हो गई थी। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने अपना मोबाइल शुभ को क्यों नहीं दिया। तो वहीं निहाल और शुभ दोनों ही पर्दे के पीछे छुपे हुए एक-दूसरे को देख रहे थे। शुभ ने धीरे से कहा कि नील भाई का फ़ोन बज रहा है। निहाल बोलता है कि तो क्या कर सकते हैं यार। इतने में ही शोभित भी दहाड़ मारता हुआ नील के सीने पर आकर लेट गया और बोला कि आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए पापा। इतना कहकर उसने भी अपना एक हाथ नील के पैंट की जेब में डालने की कोशिश की। तो नील को भी एकदम से गुदगुदी होने लगी। नील ने धीरे से कहा कि साले कुत्ते, गुदगुदी हो रही है, हट, हाथ हटा मेरी जेब से। शोभित ने गुस्से में धीरे से कहा कि परफेक्ट प्लान है, लेकिन आप सब कुछ गड़बड़ कर दोगे, देख लेना। आप लोगों का ही बनाया हुआ प्लान आप लोग खुद ही खराब कर दोगे। आंटी आपको ही देख रही, थोड़ी देर आराम से लेटे रहो ना भैया, मैं मोबाइल बंद कर देता हूँ। तो वहीं गीतांजलि को तो जैसे कोई होश ही नहीं था कि किसका मोबाइल बज रहा है और किसका नहीं। उसकी तो पूरी दुनिया ही अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। वो एक ही उम्मीद में तो जी रही थी कि काश कभी अजीत और उसकी शादी हो जाएगी, और फिर आज उसकी आंखों के सामने अजीत की लाश रखी हुई थी, जिसे वो एकदम से देखकर पागल हो गई थी। गीतांजलि को तो वो वक्त याद आ रहा था जब अजीत ने घुमा फिराकर उसे कई बार प्रपोज किया था और उसने हर बार अजीत को मना कर दिया था। तो वहीं शोभित फिर से दहाड़े मारते हुए बोलता है कि पापा, आप मुझे किसके भरोसे छोड़कर चले गए हो, बताइए ना जरा। अब मैं किसको पापा कहूँगा, किसको अपनी माँ कहूँगा, कि मेरे लिए तो पापा और माँ दोनों ही आप ही थे ना। क्या आप मुझे उस शुभ के भरोसे छोड़कर चले गए हैं क्या, जिसे खुद का तो नाड़ा बांधना नहीं आता है, वो मुझे कैसे संभालेगा। शुभ तो गुस्से में पर्दा हटाकर बाहर जाने ही वाला था कि तभी निहाल ने उसकी बाजू पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा। शुभ ने गुस्से से धीरे से कहा कि यार ये पिटेगा मुझसे, तुम देखना, ये जरूर पिटेगा मुझसे। निहाल बोलता है कि तो साले अभी गीतांजलि आंटी के सामने जाकर मारेगा क्या उसे, रुक जाना, करने दे उसे एक्टिंग, जो भी कर रहा है पहली बार तो एक्टिंग कर रहा है, और ऊपर से तू है जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है उसकी एक्टिंग में, चुपचाप से यहाँ पर खड़ा रहे, समझा तू। शोभित ने भी फोन निकाल लिया था, लेकिन अब नील को तो बहुत ही ज्यादा हंसी आने वाली थी। शोभित ने भी फोन लिया और देखा तो अवनी कॉल कर रही थी। शोभित की भी सिट्टी गुट्टी एकदम से गुल हो गई थी। आखिरकार इस टाइम अवनी भाभी कॉल क्यों कर रही थी, ये सोच कर ही उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। उसने भी जल्दी से फोन को कट कर दिया और जेब में रख लिया। अब उसे भी क्या पता था कि उसका फोन कट करने का मतलब था कि नील और अवनी के बीच में जबरदस्त वाली लड़ाई होना। शोभित ने एक बार फिर से एकदम से दहाड़ मारते हुए कहा कि मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब मैं क्या करूंगा। गीतांजलि भी सुन्न होकर खड़ी होकर बस नील की तरफ ही देख रही थी। फिर वो धीरे धीरे नील के करीब आई, उसने भी नील का हाथ पकड़ा और फिर नील को तो एकदम से हंसी आने लगी। गीतांजलि के आंसू नील के हाथ पर टपकने लगे। अब तो नील को और भी ज्यादा हंसी आने लगी थी। ये तो बस वही जानता था कि वो अपनी हंसी को कैसे कंट्रोल करके लेटा हुआ था। गीतांजलि भी कुछ बोल नहीं रही थी। वो कभी नील के हाथ को अपने गाल पर लगाती तो कभी उसकी उंगलियों पर अपने होठों को रख देती और फिर उसे बहुत ही प्यार से चूम लेती, कभी नील की हथेली को चूम लेती। तो वहीं नील को तो गुदगुदी हो रही थी, वो जैसे तैसे अपनी सांस को खींचकर लेटा हुआ था। गीतांजलि जब से अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी, उसकी सांसें भी अटक अटक कर चल रही थी। अजीत के साथ बिताए हुए हर एक पल उसे एक एक करके याद आ रहे थे। शोभित भी गीतांजलि को इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन गीतांजलि का प्यार शायद अब ऐसे ही बाहर आता उसके पापा के लिए। तो वही नील भी जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए खुद से बोलता है कि अरे अंकल, आ जाओ ना आप प्लीज, बहुत ज्यादा हो गया है अब आपका। तभी दरवाजे से एक आवाज आती है, गीतांजलि। गीतांजलि ने भी पीछे पलट कर देखा तो अजीत वहां पर खड़ा हुआ था, बिल्कुल सही सलामत। अजीत थोड़ी सी घबराहट के साथ बोलता है कि क्या हुआ है तुम्हें गीतांजलि, तुम ठीक तो हो ना। गीतू, क्या हुआ, क्या है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। गीतांजलि ने भी वापस से पलट कर नील की तरफ देखा और फिर दोबारा से अजीत की तरफ देखा। उसकी तो जैसे जान में जान ही आ गई थी। अब वो भी अपने प्यार को और ज्यादा कंट्रोल नहीं रख सकती थी। वो भी जल्दी से भागते हुए सीधा अजीत के गले जाकर लग जाती है और अजीत ने भी अपनी पकड़ गीतांजलि पर एकदम से कस दी थी। गीतांजलि ने रोते रोते कहा कि आई लव यू अजीत, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी मैं सच कहती हूँ, मैं मर जाऊंगी अजीत, तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे ना। अजीत ने भी बाकी सारी बातों को पूरी
पूरी तरह से इग्नोर किया और अपनी पकड़ और भी ज़्यादा कसते हुए कहा कि बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़कर मैं तो तुम्हें कभी छोड़कर गया ही नहीं था गीतांजलि, तुम ही मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। बहुत कर ली दुनियादारी की सेवा, अब अपने बारे में सोचो, तुम मेरे बारे में सोचो गीतांजलि। ज़िंदगी का एक पड़ाव हम पूरा कर चुके हैं, दूसरे पड़ाव पर मुझे तुम चाहिए। मैं तुम्हारे साथ बुढ़ा होना चाहता हूँ। गीतांजलि भी रोते हुए बोलती है कि अजीत, अब मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी। मुझसे शादी कर लो ना अजीत प्लीज़। ये कहते हुए दोनों ही अब एक दूसरे की बाहों में एकदम से सिमटते जा रहे थे। नील भी उठकर बैठ गया और बोलता है कि शोभित प्लीज़ एक गिलास पानी पिला दे यार, बहुत तेज प्यास लगी है। आंटी ने तो रो रो कर मेरे हाथ को ही गीला कर दिया और गला अभी भी इतना ज़्यादा सूख रहा है। ये सुनकर तो गीतांजलि और अजीत दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो गए और उन्होंने पलटकर कमरे की तरफ देखा तो शोभित, नील, निहाल और शुभ चारों ही वहां पर खड़े हुए थे। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। अजीत ने चारों की तरफ देखा और कहा कि मतलब तुम चारों ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है ना, ये सब कुछ तुम चारों का नाटक था। चारों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अजीत बोलता है कि तुम चारों को शर्म नहीं आई। शुभ ने कहा कि एक सेकेंड अंकल, एक सेकेंड, हम अकेले नहीं है, ये मास्टर प्लान तो रुद्र भैया का ही है, उसे बुलाकर लाता हूँ मैं अभी। इतना कहकर शुभ भी जल्दी से बात में गया और फिर रुद्र को लैपटॉप के साथ वापस लेकर बाहर आ जाता है और फिर बोलता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन भाई अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। वैसे मास्टर प्लान भाई का ही बनाया हुआ था, अब आप हमें बिल्कुल भी नहीं डांट सकते हैं, आप डांटेंगे तो रुद्र भैया को ही डांटे। अजीत अभी कुछ कहता उससे पहले ही नील ने कहा कि अंकल प्लीज, हमने झूठ बोला है या कुछ भी किया है या फिर प्लान बनाया है, मतलब कुछ भी किया है, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे से शादी करने के लिए तो तैयार हो गए हो ना, आप दोनों को मिलवाने के लिए ही किया है, वरना सारी जिंदगी एक दूसरे से अलग ही रहते आप दोनों। अब आप तो शायद शोभित के प्रेशर में आकर किसी से शादी भी कर लेते, लेकिन आंटी वो कभी भी अपने दिल की बात बाहर नहीं लेकर आती और ना ही वो आपके बिना किसी और के साथ शादी करती। अब जो कुछ भी हुआ है सो हुआ है, चलिए ना आप शादी कर देते हैं आप लोगों की। अजीत और गीतांजलि ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और सब वहां से चले गए। शाम के वक्त प्रताप ब्रदर्स अपने घर में मौजूद थे। चारों ही अजीत और गीतांजलि के बारे में सब बातें कर रहे थे और चारों ही बहुत ज्यादा खुश भी थे। तभी अवनी भी बाहर से आ जाती है और उसके हाथ में एक फाइल थी। नील ने अवनी को देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा कि क्या बात है, आज साड़ी पहनकर ऑफिस गई थी क्या। अवनी भी थोड़ा सा आगे आ जाती है और फिर उसने भी हाथ बांधकर गुस्से से नील की तरफ घूरा और कहा कि मैंने फ़ोन किया था, तुमने फ़ोन नहीं उठाया बल्कि मेरा फ़ोन काट दिया। अब नील का दिमाग तो एकदम से घूम गया था, उसे समझ में आ गया था कि जब उसका फ़ोन रिंग कर रहा था और शोभित ने उसका फ़ोन उठाया था, अब वो फ़ोन अवनी का ही आ रहा था। नील ने भी बच्चों सा मुंह बनाकर अवनी की तरफ देखा और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि वो मैं बिजनेस मीटिंग में बिजी था ना, इसीलिए तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाया। अवनी बोलती है कि तुम्हारी लोकेशन तो हॉस्पिटल की दिखा रही थी, हॉस्पिटल में कौन सा बिजनेस मीटिंग होती है। नील बोलता है कि वो मैं किसी काम से गया था ना। अवनी गुस्से में नील की तरफ एक कदम आगे बढ़ती है तो नील दो कदम पीछे हटकर बोलता है कि अवनी, अवनी यार क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों मेरे करीब आ रही हो, कुछ कुछ तो बताओ ना, ऐसे मेरे करीब क्यों आ रही हो तुम, यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। अवनी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नील की तरफ घूर रही थी और वो बोलती है कि झूठ मत बोलो, सच्ची सच्ची बताओ कि कहाँ गए थे तुम। नील ने मुस्कुराकर कहा कि वो मेरे हाथ में ना बहुत ही ज़्यादा दर्द था तो मैं हॉस्पिटल में गया था, यकीन नहीं आता है तो रुद्र से पूछ लो। रुद्र ने हैरानी से नील की तरफ घूर कर देखा, उसे भाई को तो बचाना ही था। वो भी एकदम से बोलता है कि हाँ हाँ भाभी सच बोल रहा है नील, बिल्कुल सच बोल रहा है। अवनी भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी लेकिन नील को एक नज़र देखकर वो भी वहाँ से चली गई क्योंकि उसे भी अब लग रहा था कि नील झूठ बोल रहा है, इसीलिए उसने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसके जाते ही नील ने भी गहरी सांस ली और फिर रुद्र की तरफ देखकर कहा कि थैंक यू भाई। रुद्र ने कहा कि सबको अपने जैसा ही समझ रहा है, आग में घी डाल दूं बस और कुछ भी नहीं, समझा तू। इतना कहकर रुद्र भी सीढ़ियों से होता हुआ सीधा ऊपर की तरफ जाने लगा तो सामने किट्टू खड़ी हुई थी। किट्टू ने कहा कि आज आप मुझे शॉपिंग पर लेकर जाने वाले थे और ठीक 4 बजे का समय बताया था। रुद्र ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसका दिमाग तो थोड़ा सा एकदम से घूम गया था। वो बोलता है कि हाँ हाँ चलेंगे ना, अभी चलते हैं शॉपिंग के लिए। किट्टू बोलती है कि रहने दो, थके हुए आए हो ना आप, किसी और दिन चलेंगे। इतना कहकर किट्टू भी सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। रुद्र ने एक नज़र अपने भाइयों की तरफ घूर कर देखा तो बेचारे अभी क्या ही बोलते। रुद्र भी किट्टू को पीछे पीछे चला गया था, नील भी वहां से चला गया था और शुभ निहाल दोनों ही अभी सीटिंग एरिया में आराम से बैठे हुए थे और तभी संजय आ जाता है। संजय को देखकर दोनों ही उठते हैं और चुपचाप से दबे पांव बाहर की तरफ जाने लगे तो संजय ने कहा कि तो फाइनली तुमने अपने अंकल और आंटी को मिलवा ही दिया है ना। दोनों ने ही पलटकर हैरानी से संजय की तरफ देखा और फिर
बिना किसी भाव के कहा कि हाँ हाँ पापा। बस वो ऐसे ही मतलब भैया ने बीच में इंटरफेयर किया ना, तो फिर मतलब संजय ने इस बार हंसकर कहा कि बस बस रहने दो, तुम दोनों ही, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है ना बहुत ही अच्छा किया है। मुझे गर्व है तुम दोनों पर ही कि तुम दोनों पीछे नहीं हटे, अपने मंजिल तक पहुंच ही गए। ये सुनते ही शुभ बोलता है कि क्या बात है पापा, आप तो एक नंबर के डबल डल्लू निकले। पहले तो आपने हमें इतना ज़्यादा मारा था, हमारी इतनी ज़्यादा बेइज्जती करी थी, पुलिस स्टेशन पर भी आपने हमें इतना ज़्यादा सुनाया था, और अब जैसे ही अंकल आंटी की शादी होने वाली है, बड़ी जल्दी आपको प्राउड फील हो गया हम दोनों ही भाइयों पर। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तभी पीछे से दादाजी आते हैं और बोलते हैं कि ये तो हमेशा से ऐसे ही करता है, कौन सी नई बात है ये। निहाल ने भी दादाजी की तरफ देखकर कहा कि दादाजी आप भी ना रहने दीजिए, आप भी कहते थे ना कि संजय तुम्हारी ही औलाद है जो इतना ज़्यादा उल्टे टेढ़े काम करती है। संजय तुम्हारी ही औलाद है इसीलिए ऐसा कर रही है, रहने दीजिए आप भी। आप दोनों के मुंह से ना हम दोनों को तारीफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इतना कहकर दोनों ही नाराज होकर सीधा बाहर की तरफ चले गए। तो संजय ने भी पलटकर दादाजी की तरफ देखा और बोला, क्या चाहते क्या हैं आप, मैं अपने बच्चों से दूर हो जाऊं क्या? क्या मैं अपने बच्चों के साथ शांति से नहीं रह सकता हूं? दादाजी ने कहा कि तुम अपने बच्चों से दूर हो जाओ, मुझे तुम्हें दूर करने की ज़रूरत नहीं है, और जब मैं अपने बच्चों से दूर रह सकता हूँ तो तुम भी अपने बच्चों से दूरी बर्दाश्त करो। तुम्हें पता चलेगा कि जब बच्चा दूर होता है तो फिर कैसा दर्द होता है। ये कहकर दादाजी वहाँ से जाने लगे। तो संजय ने कहा कि मेरी वजह से नहीं हुए थे हम दूर, आपने मुझे खुद ही घर से बाहर निकाला था। दादाजी ने पलटकर संजय की तरफ देखा और बोला, अच्छा, और बड़े अगर गुस्से में घर से बाहर निकाल देते हैं तो फिर पलटकर घर वापस नहीं आना होता है क्या? संजय बोलता है कि मैं तो आपको कभी भी नहीं समझ सकता हूँ। दादाजी ने कहा कि समझोगे बेटा, जब तुम्हारी खुद की औलाद तुम्हारे साथ ऐसा करेगी ना तब तुम समझोगे। तुमने शायद उन दोनों ही बच्चों के शब्दों पर अभी ध्यान नहीं दिया है, वो दोनों ही तुमसे नाराज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा नाराज़। और अगर चाहते हो कि वो दोनों तुमसे दूर ना जाएं तो फिर वक्त वक्त पर उनके अच्छे काम पर उनकी तारीफ कर दिया करो, समझे तुम, वरना सच में दूर हो जाएंगे तुम्हारे बच्चे। इतना कहकर दादाजी भी चुपचाप वहाँ से चले गए। तो वहीं संजय भी बाहर की तरफ देख रहा था जहाँ पर अभी उसके दोनों ही बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। निहाल ने भी बैट पकड़ा हुआ था और शुभ जो कि उसे बॉल दे रहा था। संजय को महसूस होता है कि उसने सच में अपने बच्चों को कभी भी तारीफ के काबिल नहीं समझा था और हमेशा उन्हें ही डांटता रहता था, चाहे गलती हो या ना हो। कुछ देर तक तो संजय निहाल और शुभ को देखता रहता है और फिर वो भी अपने कमरे में चला गया था। तो वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि भी सचादेवा हाउस में आ गई थी। उसने भी आश्रम की सारी जिम्मेदारी एक सीनियर एम्प्लॉयज़ को सौंप दी थी। वैसे तो वो शादी से पहले सचादेवा हाउस बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन ना तो शुभ मान रहा था और ना ही अजीत उसे मान रहा था वहाँ पर रुकने के लिए, और फिर आखिरकार उसे भी सचादेवा हाउस आना ही पड़ा। वो भी सीधा किचन में जाती है और आज वो सबके लिए अच्छे से खाना बना रही थी, और तभी पीछे से अजीत आ गया था। उसने भी गीतांजलि को प्यार से गले लगा लिया। गीतांजलि की तो सांसें एकदम से रुक गई थी। उसने घबराते हुए कहा कि अजीत, अजीत, शोभित आ जाएगा तो क्या सोचेगा? अजीत छोड़ो ना प्लीज़, शोभित आ जाएगा। अजीत सुनो ना प्लीज़, छोड़ दो। लेकिन आज अजीत तो उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था, जैसे वो गीतांजलि को आज ही अपना बना लेना चाहता है। वो बहुत ही प्यार से उसे पीछे से पकड़े था। वो तो बस आंखें बंद किए हुए गीतांजलि के चेहरे और उसकी गर्दन पर अपनी जगह को ढूंढते हुए उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। और आखिरकार गीतांजलि ने जैसे तैसे पलटकर अजीत को खुद से दूर किया और फिर